नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आज की हेडलाइंस के साथ आपके सामने हाजिर है। 3 बड़ी खबरें हैं, 2 लोकल हैं, एक पाकिस्तान से बाहर की है। सबसे पहले तो सूबों के हवाले से जो डिबेट चल रही है उसके हवाले से एक बड़ा बयान सामने आया है। सलाहुद्दीन अहमद साहब जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के सिंध से मेंबर हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है 7 अगस्त को पाकिस्तान बार काउंसिल ने उजलत में एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। स्टेटमेंट तो नहीं था, वो बेसिकली रेजोल्यूशन थी, और उस रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ गई है सूबे बनाने की तो फिर इसको आइन के जो इसमें दर्ज जो तरीक़ाकार है उसके तहत किया जाए, यानी कि ज़रूरत को उन्होंने ऑलरेडी कंसीड कर लिया है। सलाहुद्दीन साहब ने उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा है कि एक तो बहुत सारे लोग, मैं खुद भी मौजूद नहीं था और भी कुछ जो अरकान थे वो मौजूद नहीं थे, तो मैं इस बारे में जो है वो अपना व्यू अब पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो सिंध का जो तनाज़ा है, जो इसके तकसीम का तनाज़ा है, ये बहुत सीरियस रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर लसानी मामलात भी आ जाते हैं, दीगर मामलात भी आते हैं। तो इसको जो है वो आप मतलब ऑलरेडी इस पॉइंट को कंसीड ना कर लें कि ज़रूरत मौजूद है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि इनकी वजह से मरकज़ जो है वो अपनी डेट सर्विसिंग नहीं कर पाता, उसके पास पैसे नहीं बचते, सारे वसाइल और इख्तियारात जो है उन्होंने सूबों को दे रखे हैं। सूबे अपने इख्तियारात का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने जो है वो टैक्स कलेक्शन नहीं करते, और जो मरकज़ है वो टैक्स कलेक्शन करना पड़ती है उसको, उसकी वजह से उसको गालियाँ भी पड़ती हैं। साथ साथ सूबे जो है वो सर्विस डिलीवरी में नाकाम है, और साथ साथ वो पैसे भी सारे के सारे ले जाते हैं, तो मरकज़ के पास बचता कुछ नहीं है। तो हम डिफाई बजट कहाँ से दें, हम डेट सर्विसिंग कहाँ से करें? इतना सारा जो कर्जा है वो इस वजह से भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मरकज़ को जो है वो सारे अखराजात पूरे करने के लिए खुद देने पड़ते हैं। अभी उसको छोड़ दें आपकी 18वीं तरमीम। असल तो बात यह है कि वो ये कह रहे हैं, जो सलाहुद्दीन अहमद साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर ये सब कुछ करने की वजह से मरकज़ कमज़ोर हो रहा था, मरकज़ के पास पैसे कम हो रहे थे, तो आपका सोल्यूशन ये है कि मज़ीद सूबे बना दिए जाएँ। ये कैसे, हाउ डज़ इट वर्क? दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ रेकनसाइल कैसे होंगी? साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि 140A जो आइन का जो शिक है, उसके तहत लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस जो हैं वो करवा के लोगों को इख्तियारात जो हैं वो मज़ीद डिवॉल्व किए जाएँ। अब ये जो मज़ीद डिवॉल्व करने का मामला है, देखिए मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नए सूबों के लिए मुझे कोई कंसेंसस बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट एट द सेम टाइम ये जो मामला है ना कंसेंसस के हवाले से, वो ये बड़ी तेज़ी से जो है वो बिल्ड होता जा रहा है कि लोकल बॉडीज़, आपको पता है पंजाब हुकूमत ने तो आज पैसे भी मुख्तस कर दिए लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से। मरीम नवाज़ साहिबा की काबीना की कोई इजलास था, उसके अंदर उन्होंने कर दिए हैं पैसे, बजट उन्होंने अप्रूव कर दिया है। सो देयरफॉर एटलीस्ट पंजाब गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू दिस, डिवॉल्व करने का उन्होंने जो है वो कम से कम इस हद तक तो फैसला कर लिया कि पैसे वैसे दे दिए, तो अब इलेक्शंस जो है वो कब होते हैं कब नहीं होते वो एक अलग बात है। साथ साथ जो सिंध का मामला है वो ऑब्वियसली एक प्रेकेरियस मामला है, एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर जो है ना वो बड़ी जल्दी फ्लेयर अप हो जाते हैं मामला। अब वहाँ पर तो लोकल बॉडीज़ का भी मसला है, क्योंकि कराची जो कि उनकी एक तरह से पैसों की लाइफलाइन है, सिंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है, बल्कि तमाम रेवेन्यू तकरीबन जो है वो कराची से ही हासिल हो रहा है ना 70-80%। उस तमाम रेवेन्यू को जो है वो अगर आप डिवॉल्व करेंगे पावर्स, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की अभी भी जो हुकूमत वहाँ पर मुर्तज़ा वहाब की साहब की बनी हुई है, वो धांधली ज़्यादा एक हुकूमत है। 18 के इलेक्शन की जो है वो पीपल्स पार्टी बात करती है, 24 के इलेक्शन की बात करती है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब के इलेक्शन की बात नहीं करती। वो गलत तरीके से मेयर बने हुए। वो इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो भी जो है वो कंट्रोवर्शियल था, और उसके बाद जिस तरह से वो मुकम्मल मेजॉरिटी ना होने के बावजूद मेयर बने हुए हैं और मुसलसल मौजूद हैं मेयर के तौर पर कराची के, वो चीज़ को भी जो है वो पीपल्स पार्टी इग्नोर करती है। वो चीज़ें जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए कराची किसी को देना मुमकिन नहीं है, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कराची किसी और के पास चला जाए। तो लेकिन उसके बावजूद सिंध के अंदर से सलाहुद्दीन अहमद साहब जो हैं वो एक मोतबर आवाज़ हैं। वो किसी सियासी जमात का मेंबर नहीं है, बल्कि वो एक सिंधी लॉयर है, जिनको पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, सिंध बार काउंसिल के वो सरबराह रह चुके हैं, चेयरमैन सदर रह चुके हैं इलेक्टेड। और उसके बाद अगर उनका ये कहना है कि मैं लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो है वो समझता हूँ कि उसको करना चाहिए, तो लोकल बॉडीज़ के लिए कंसेंसस जो है वो बहुत तेज़ी से बिल्ड हो रहा है। आई डोंट थिंक कि PTI को भी इसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई एतराज़ होगा, और बलूचिस्तान से तो पूछता कौन है। तो ये सब कुछ देखते हुए ऐसा लगता है कि बात जो है वो लोकल बॉडीज़ की तरफ जा रही है, और पीपल्स पार्टी को ये डिमांड जो है वो कंसीड करनी पड़ेगी। एक उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो अभी आज उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, 3 ख़वातीन उतारी हैं उन्होंने, पलवशा साहिबा थी वहाँ पर, और वो आपकी क्या नाम है शर्मिला फारूकी साहिबा, मतलब 3 ख़वातीन जो हैं उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आज हम आपको पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बताएंगे। वेरस उनसे सवाल जो है वो मीर रज़ा जो कत्ल हो गए हैं
अलेजिडली, क्योंकि हुकूमत का भी जो पुलिस है उसका भी तक वर्जन यही है कि जी उनको जो है ना वो खुदकुशी हुई है उनकी तरफ से। तो उसके अंदर जो नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है उसको उसको डिफेंड करने में, अपने आप को डिफेंड करने में। वो कह रहे हैं कि ये तमाम के तमाम जो है ना वो एंटी पीपल्स पार्टी एक अलायंस है, वो तो इस वक्त जो है ना वो खड़ा हो चुका है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इसको पंजाब हुकूमत ने उनके ऊपर लगाया है। कुछ लोग कह रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा जियो जो है वो इसके साथ लगा हुआ है। पंजाब के अंदर अपने बड़े मसले हैं। आपको पता है कि लाहौर के अंदर भी एक थाने के अंदर 2 ख़वातीन जो है वो यकायकी उनको दोनों को दिल का दौरा पड़ा। एक 17 साल की, एक 21 साल की, उनको दोनों को एक साथ ही दिल का दौरा पड़ा। दोनों को ऑटोप्सी करवाई गई। दोनों का पता चला कि इनकी हरकतें कल बंद हो गई है, कोई उनके ऊपर तशद्दुद का निशान नहीं मिला। उनको जाके रातों रात दफनाया उनके इलाके में जाके, और अल्लाह खैर सल्ला। सो ये जो कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर उससे कोई सरफ़ नज़र नहीं बरत सकता। लेकिन एट द सेम टाइम ये कहना कि लोकल बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं है, या छोटे सूबों की ज़रूरत नहीं है, या कराची की ज़रूरत नहीं है, या हमारी जो पुलिस का निज़ाम है वो बहुत अच्छा है, या अगर कोई हमारे सामने केस आ गया और मीडिया में उसको उछाला गया है और मीडिया के उछाले बगैर जो है वो बच्चा मतलब हराम मौत ही मर जाता बेचारा, खुदा अल्लाह उसको करीके रहमत करे। आईबीए कराची का पढ़ा हुआ बच्चा, एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर, उसकी कोशिश वो कर रहा है मुल्क के अंदर कोई बिजनेस करने की, उसको कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद आप चाहते ही हैं कि कोई बात ना करे इसके ऊपर। अगर कोई करे तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पीपल्स पार्टी को हीट भी फील हो रही है इसकी। तो मेरा ख्याल है कि लोकल बॉडीज़ की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसको जल्दी मान लें, ज़्यादा बेहतर है। दूसरी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। अली मोहम्मद ख़ान साहब को हमेशा से एक रिकन्सिलिएटरी साउंड आवाज़ जो है, वो एक मंझा हुआ सियासी वर्कर है, जमीयत से उनका ताल्लुक़ रहा है। वो एक ऐसा शख्स है जिससे हर दौर में बात की जा सकती है। वो जिस वक्त हुकूमत में थे तब भी जो अपोजिशन थी वो उनसे बात कर लिया करती थी। वो जब ऑपोजिशन में चले गए हैं, अब वो ऑपोजिशन में हैं, अभी भी वो उनसे बात कर सकती है हुकूमत खड़े होकर उनके वो एक ऐसा बंदा है जिसके जो कि ख़ुद भी बात करने का ख्वाह है और उससे बात की जा सकती है। सुहेल अफरीदी को उनको साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि सुहेल अफरीदी ने कहा था कि जी उनसे मुलाकात करवाएं, हम रिहाई के लिए नहीं कर रहे, हम उनसे मुलाकात के लिए कर रहे हैं। तो ये एक जेन्युइन सीरियस एफ़र्ट है इमरान ख़ान साहब से मुलाकात करने की, नहीं उनकी रिहाई की। क्योंकि वो ये कह नहीं रहे कि हम रिहाई करवाना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं। रिहाई के लिए हुकूमत के पास ना एक बड़ा आसान सा अदालती हल मौजूद है, वो कहेंगे अदालत से फ़ैसला होना है। लेकिन जो मुलाकात है उसमें अदालत का मामला नहीं है। इमरान ख़ान साहब से मुलाकात करवाने के लिए अगर पीटीआई प्रेशर डालती है तो ये हुकूमत को प्रेशर कबूल करना पड़ेगा, चाहे वो हुकूमत आप कहीं से भी कह लें। हो ये रहा है जनाब कि एक ये जो अली मोहम्मद ख़ान साहब का आगे आना है, एक तो पीटीआई के मुख्तलिफ फैक्शंस जो है ना, अली मोहम्मद को बाहर रखते हैं लोग, आपको पता है यहाँ पर वो अली मोहम्मद ख़ान जो है वो बीच में आया है। साथ साथ जुनैद साहब जो हैं और उनका और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान जो फड्डा चल रहा था कुछ दिनों से, आज उन दोनों की मुलाकात हुई है। उन्होंने भी इकट्ठे एक दूसरे के लिए रेकन्सिलिएटरी किस्म की स्टेटमेंट्स जारी कॉन्सिलिएटरी किस्म की स्टेटमेंट्स जारी की हैं। साथ साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर वो आसमा शिराजी के प्रोग्राम में आए हैं और उन्होंने आकर जो बातें कही हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको सबको देखते हुए एक नया एक जो चीज़ जो पिछले कुछ दिनों से सहाफ़ती सर्कल्स के अंदर चल रही थी, अब वो सामने आती जा रही है कि पीटीआई के साथ किसी न किसी सतह के ऊपर इस वक्त एक सीरियस एंगेजमेंट की कोशिश की जा रही है पीटीआई की जानिब से। उसमें देखें ये सारे के सारे इकट्ठे क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि ये सब भी जो है ना वो वहीं से अपनी हिदायत लेते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करने की बजाय एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब का मुसलसल एक जो है वो स्टांस है और वो ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पीटीआई के वर्कर्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ पीटीआई के ओहदेदारान रहे हैं माजी में, ये जो बातें करते हैं उसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत सीरियस मसला पेश आता है। वो कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा कि उनको कोई इमरान खान साहब से कम मोहब्बत है हमारे मुकाबले में, लेकिन जो वो बातें करते हैं उसकी वजह से इमरान खान साहब की जेल जो है वो मज़ीद कन्फर्म हो जाती है, उसके ऊपर सब मोहर लग जाती है। उसको कम करने के लिए, उनके ऊपर से प्रेशर कम करने के लिए उन लोगों को भी अपनी जो ज़बान है उसको कंट्रोल करना है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इस बात को हमें इंश्योर करना होगा कि तमाम फ़ैसले जो हैं वो पार्टी के अंदर आए। उन्होंने कहा शिबली फराज साहब के ज़माने में जो भी बात होती थी, इमरान खान साहब कुछ कहते थे, वो बात हमारे पास पार्टी के अंदर आती थी, हम उधर बैठकर एक उसके ऊपर डिस्कशन करते थे, इमरान खान साहब की जो बात होती थी और फिर पार्टी जो है वो उसके हवाले से इक़दाम लेती थी। अभी हो ये रहा है कि हर बंदा जो है वो जो भी इमरान खान साहब के पास जाता था उसने बाहर आके एक नई कहानी जो है वो कौम को देनी है, उसके अंदर उसके जो मुंह में आ रहा है वो बक भी देता है, कुछ उसके अपनी खबर बनवाने के लिए उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं उनका जेल में, मैंने जैसे कहा, उनके ऊपर मज़ीद मोहर जो है वो सख्त हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए हमें पार्टी की सतह से कुछ फ़ैसले करना होंगे और फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन
एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम पार्टी के जो है वो बयानियाँ भी वापस ले सकती है, अपने हाथ में ले सकती है। साथ साथ उन्होंने, और ये हो सब कुछ उस मौके पर रहा है जब मोहसिन नकवी साहब अचानक कह रहे हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। वो साथ साथ ये बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत है वो बेशक वज़ीर आज़म जितना मर्जी काम कर लें, मामला सेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप इस मामले को ठीक नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो कॉकरोच आ जाएंगे और जेंजी आ जाएगी, और जेंजी जो है वो कोई किसी की सुनती नहीं है, वो तो हमारी भी नहीं सुनती, वो आपकी भी नहीं सुनेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब कॉलम पे कॉलम सुहेल बड़ाई साहब लिख रहे हैं कि निज़ाम में तब्दीलियों की बात हो रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 6 महीने का टाइम दे दिया गया है हुकूमत को, और 6 महीने के अंदर अंदर, और हो सकता है कि हुकूमत को डायरेक्टली चाह कर ना दिया गया हो 6 महीने का टाइम। ये जो स्टेटमेंट सहाफ़ियों के जरिए दिलवाई जा रही हैं वही जो है वो और आपको पता है कि एक बहुत ताकतवर शख्सियत जिनको कहा जा रहा है, नाम लिया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा, तो कहा जा रहा है कि बहुत ताकतवर शख्सियत जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, वो सहाफ़ी आके फिर बताता है ना कि मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने जो है वो ये कहा है कि 6 महीने का वक्त है। तो ये पैगाम ही है 6 महीने वाली बात, जो है हुकूमत को भी समझ आ रही है। सो देयरफॉर एक प्रोग्राम है और उसके मुताबिक 2029 से पहले पहले एक ऐसी कौमी हुकूमत का क़याम हो जिसके अंदर पीटीआई शामिल हो, ताकि जो विट्रियल है पीटीआई के वर्कर्स का सोशल मीडिया पर इस करंट जो स्टेटस को है उसके ख़िलाफ़, उसको थोड़ा सा ठंडा किया जा सके। इमरान खान साहब की जो है वो थोड़ी सी नरमी हो सके। वैसे भी अब 3 साल हो चुके हैं उनको जेल के अंदर, उनकी सज़ा भी जो है वो उसमें भी नरमी आने की ज़रूरत है। और कहा यह जा रहा है, बड़े तगड़े लोग ये कह रहे हैं, बहुत पहुंच वाले लोग ये कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब तक एक्सेस रखते हैं उन तक एक्सेस रखने वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान मान जाएगा क्योंकि वो जेल च अकेला बैठा है। तो अब ये देखते हैं कि इस चीज़ के बारे में क्या होता है। बहरहाल ये बात है कि लोकल बॉडीज़ के ऊपर अगर पीटीआई जो है वो हिमायत करती है, नए प्रोविंसेस के ऊपर पीटीआई जो है वो हिमायत करती है, और करंट सेटअप के ख़िलाफ़ जो है वो पीटीआई की हिमायत जो है वो फिर ख़ुद ब खुद उनको मैसर आ जाएगी। फाइनली 2 दिन हो गए हैं अब जो हमारा एक मुआहिदा तय पाया पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का, उसके हवाले से अब स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑफिशियल लेवल पर आना शुरू हो गई हैं। पहले तो ईरान के जो बड़बोले किस्म के अपने आईआरजीसी के करीबी जो स्पोक्स पर्सनस हैं अनऑफिशियल, वो तो टीवी पर, वो तो ट्विटर पर आकर जो है वो एकदम से आके उन्होंने धमाके करने होते हैं ना, मुंह से पटाखे फोड़ने होते हैं। तो उन्होंने आके कहा कि सऊदी अरब जो है उसकी क्या औकात है, अगर अमेरिका नहीं बचा सका तो पाकिस्तान और तुर्की कहाँ बचा सकेंगे। कोई कह रहा है यमन के अंदर अगर कोई जाएगा तो ईरान उसका भुरकस निकाल देगा। वो आके जो उनके मुंह में आ रहा है। लेकिन आज जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसको बहुत उन्होंने ठंडे तरीके से पेश किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये इसको हम एक रियलाइजेशन के तौर पर देखते हैं। ईरान का यही मकसद है कि रीजन के अंदर जो है वो हालात बेहतर हों, और अमेरिका की बजाय जो रीजन के अंदर सिक्योरिटी प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर जो है वो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो कायम किया जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने भी ईरान की क़यादत को नहीं, मतलब बेसिकली उन्होंने उनको क़यादत को लेने के लिए, एतमाद में लेने के लिए बात की है अराग़ची साहब से, और वहाँ पर उन्होंने उनको ये बात बताई है कि ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर बात वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। कल को जो है वो हो सकता है कि तमाम जो ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वो इसमें अगर शामिल होना चाहें तो वो बिल्कुल इसके जो कंटोर्स हैं उससे अगर वो इत्तफ़ाक़ करते हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं। बेसिकली ईरान ख़ुद भी शामिल हो सकता है। पहले भी आपको पता है कि जब पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहिदा हुआ था तो उस वक्त अली लारीजानी साहब जो होते थे, वो जिनकी जगह कल मोहसिन रज़ाई साहब आए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े कोई बहुत हार्ड लाइनर हैं, होंगे भी, मुझे नहीं पता उनके बारे में। मुझे ये पता है कि वो हार्ड लाइन तो वो लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो किसी पोजीशन पर आने के बाद क्या लाइन लेंगे वो एक अलग बात होती है। तो उनकी जो उस वक्त अली लारीजानी साहब जो थे, जो पाकिस्तान भी आए थे, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे यहाँ पर, हमारे भी उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको वेलकम किया था। इन्होंने भी आज भी जो है वो इसको वेलकम किया गया है ईरान की जानिब से। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से आपको पता है नफ्ताली बेनेट जो कि उनके साबिक वज़ीर आज़म है और शायद मुस्तकबिल के भी वज़ीर आज़म वो नेतन्याहू के कोalition पार्टनर हैं, उन्होंने ये बात कही थी अब से 3-4 महीने पहले कि तुर्की जो है वो सऊदी अरब को फ्लिप करना चाहता है और उसको और पाकिस्तान को, न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान को अपने साथ मिला के सऊदी अरब इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो एक महाज खड़ा करना चाहता है। अब आज जो है उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनका नाम है एवी डिक्टर, और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक सुन्नी अलायंस फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल। इजिप्ट विल अपेरेंटली जॉइन दिस अलायंस एज वेल, कि ये सुन्नी अलायंस है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, जो कि बहुत ही स्टेट ऑफ इसराइल के लिए प्रॉब्लमैटिक है।
मसले का बाइस है। इजिप्ट जो है वो भी इसको बहुत जल्द हो सकता है कि ज्वाइन कर ले। देयर वॉज एन इराक ईरान सीरिया लेबनान एक्सेस विच वी कट डाउन। एक पहले इससे था सीरिया ईरान इराक और लबनान थे उसके अंदर, उसको हमने जो है वो तोड़ दिया है। लबनान और सीरिया जो है वो अब दे हैव लेफ्ट द गेम, वो अब इसमें शामिल नहीं है। नाउ वी हैव अनदर अलायंस, अब हमारे सामने एक नया अलायंस सामने आ गया है। दिस रिक्वायर्स अस टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान से चलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑन दिस इशू वी नीड टू रिमेन ऑन गार्ड, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर कंट्री है और इस इशू पर हमें बहुत एहतियात से काम करना होगा। दिस ओनली स्ट्रेंथन्स द नीड फॉर एन अलायंस विद ए ग्लोबल सुपर पावर ऑन द स्केल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के इसकी वजह से हमें एक ऐसे अलायंस की ज़रूरत है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल की कोई सुपर पावर हो दुनिया के अंदर। अब वो यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल की सुपर पावर तो एक यूनाइटेड स्टेट्स ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जो है वो कही है, ये साहब हैं इनके डायस्पोरा अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इनका नाम है जी चिकली। तो अमीचय चिकली जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक बहुत ही वेरी वेरी बैड फॉर इसराइल, फॉर अस, फॉर इसराइल। उन्होंने कहा बहुत बहुत बुरी चीज़ है ये। और साथ उन्होंने कहा कि डिफेंस एग्रीमेंट साइन बिटवीन द थ्री नेशंस मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द रीजन्स पॉलिटिक्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान। द मूव मे हैव एक्सट्रीमली सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। उन्होंने कहा कि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इसराइल के लिए, ये चिकली साहब ने कहा है। सो इसके अंदर ईरान के अगेंस्ट कभी भी ये नहीं था। बहरहाल इसको मानना चाहिए कि यमन की तरफ से जो सऊदी अरब के ऊपर इस वक्त अटैक्स हैं, इराक के अंदर भी ईरान बैक जो मिलिशियाज हैं उनके भी जानिब से सऊदी अरब के अंदर जो अटैक्स हैं उनको डिटर करने के लिए तो ये किया गया है, लेकिन ये इसराइल के ख़िलाफ़ भी है। इसराइल को खौफ है। सीरिया के अंदर इस वक्त टर्की के लोग बैठे हुए हैं और साथ साथ ये बात भूल जानी चाहिए कि मुसलमान चाहे कोई भी हो, वो इसराइल के किसी भी अपने मफादात का तो तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, लेकिन इसराइल के लिए, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि इसराइल के लिए कोई आसानी जो है ना वो पैदा कर सके। तो इसराइल के लिए अगर आपको आसानी पैदा नहीं करनी है, ये जो कि ऑब्वियस है, तुर्की भी नहीं करना चाहता, सऊदी अरब भी नहीं करना चाहता, पाकिस्तान भी नहीं करना चाहता, अपनी अपनी मजबूरियों को कोई अगर बैठा रहे खामोशी से तो वो और बात है। लेकिन हकीकत यही है कि उनके लिए कोई जो है वो किसी के दिल में नरम गोशा मौजूद नहीं है, उनको भी ये बात अच्छी तरह से पता है। सो आहिस्ता आहिस्ता इस बात को ये बात वाज़े होती जा रही है कि ईरान जो है ना तो इसकी तरफ से कोई खटका होने की ज़रूरत है। उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल, हमें नहीं लगता ये हमारे ख़िलाफ़ है। साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की को भी नहीं लगता कि ये ईरान के ख़िलाफ़ है। बट एट द सेम टाइम इसराइल को जो है वो डर लगने लग गया है। सो आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में जो एक नेगेटिविटी थी वो कम होगी ईरान के अंदर, और साथ साथ जो असल दुश्मन है उसके दिल में खौफ जो है वो पैदा होना शुरू हो गया है। फ़िलहाल के लिए यही था। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।